हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करते हैं PQRS। हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लास PQRS पे कर लिया है और जिसमें हम लोगों ने पिछली बार 10 क्वेश्चन किए थे जो CGL में पूछे गए थे। क्वेश्चन करने के पहले हम लोगों ने रणनीति देखी थी कि कैसे हमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए हम पहले क्विकली रणनीति को दोबारा देख लेते हैं और अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो रिसेंट ईयर्स में SSC CGL ने पूछे थे और आज हम जो 10 क्वेश्चन करेंगे वो रिसेंटली SSC का जो स्टेनो का एग्जाम होता है, स्टेनोग्राफर का, उसमें वो PQRS के क्वेश्चन पूछे गए। तो हम उसी रणनीति का यूज करते हुए आज समझेंगे कि PQRS के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए आइए। तो ये हमने जो अगर आप ध्यान दें तो ये हमारी एक रणनीति थी। ठीक है, रणनीति क्या थी? सबसे पहले हमने ये देखा था कि रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। सबसे पहले हमें सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से पढ़ना होता है और उसके बाद सेकंड हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो थी आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस। जो हमारा मेन आइडिया है, ये जो मेन आइडिया है, इसको हमको सब अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सेकंड वाला इसलिए है कि अगर आपके पास 4 सेंटेंस दिए हैं, सपोज ABCD, DCBA, ACBD और CABD, ये 4 आंसर हैं। ठीक है, सपोज 4 आपके पास सेंटेंस दिए हैं A, B, C और D और उनके ये 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं ABCD, DCBA, ACBD और CABD। तो अगर आपने ये एक बार उन चारों सेंटेंसेस को पढ़ के आइडिया लगा लिया कि जो आपका मेन आइडिया है वो A से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपने जब ये देख लिया कि आपका जो मेन आइडिया है वो A से शुरू हो रहा है, तो सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आपका जो आपने 2 चीजों को तो एलिमिनेट कर लिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया और इसको भी। ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते। अब आंसर क्या हो सकते हैं? या तो ABCD या ACBD। ठीक है, अब आपके पास क्या हुआ? काम आसान हो गया। अब आपको ये देखना है कि A के बाद जो कनेक्टिंग सेंटेंस है वो B बन रहा है या A के बाद कनेक्टिंग सेंटेंस C बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर मेन आइडिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका काम जो है वो काफी आसान हो जाता है। उसके बाद हमारी अगली स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमें कनेक्टिंग वर्ड्स देखने हैं, हाउएवर, मोरएवर, मोरओवर, देयरफॉर, बिकॉज, सो दैट। और उसके बाद हमें क्या नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या थी कि हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है कि हमारा जो क्रम है सेंटेंसेस का वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आपने कनेक्टिंग वर्ड देख लिए, आपने क्रमानुसार देख लिया, आपने मेन आइडिया देख लिया और आपने सेंटेंस को केयरफुली रीड कर लिया। और उसके बाद की जो बात है वो तो सिंपल है कि आपको सपोर्टिंग डिटेल्स देखने हैं, आपको इररिलेवेंट जो ऑप्शंस है उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, चलिए, तो जैसा मैंने कहा कि आज जो हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं वो SSC स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं। तो चलिए, हमने ये जो 10 पुराने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम करते हैं ये अपने 11वें क्वेश्चन से। ये SSC स्टेनो में पूछे गए थे 13 अक्टूबर 2023 को, तो शिफ्ट 1 में। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। पहले एक बार हम सेंटेंस पढ़ते हैं। मनाली कलात वेनु बापू इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर whose name is associated with a comet. He is the first Indian astronomer whose name is associated with an observatory. He has the credit of being the first Indian to preside the International Astronomical Union. He is also associated with an astronomical phenomenon. तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से आप ये 4 सेंटेंस पढ़िए और सोचिए कि इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो यहां पर देखिए यूज हो रहा है ही, एक प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन से तो हमारा सेंटेंस शुरू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रोनाउन किसी नाउन को रिफर कर रहा होगा। सिमिलरली यहां भी देखिए, ये भी किसी नाउन को रिफर कर रहा है। सिमिलरली ये भी ही किसी नाउन को रिफर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब
कि ये जो 3 सेंटेंस है ये हमारे मेन आइडिया को नहीं शो कर रहे हैं। मेन आइडिया को कौन शो कर रहा है? इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारा पहला ए, मनाली कालक वेणु बापू इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर। ये पहले एस्ट्रोनॉमर थे, ये पहले खगोल शास्त्री थे जिनका नाम किसी कॉमेट से, कॉमेट मतलब धूमकेतु से एसोसिएट किया गया। अब ए आपको ये मालूम पड़ गया कि जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो इस पूरे ABCD में ए कर रहा है। जब आपको ये मालूम पड़ गया तो इन 4 में आपने देख लिया कि एक ही ऐसा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप रिकन्फर्म मत करें और तुरंत ए पे करेक्ट लगा दे। एक बार और आप कम से कम 1 या 2 सेंटेंस और पढ़ के आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगला क्या है कि he is the first Indian astronomer whose name is associated with an observatory। ठीक है, वो एक पहले इंडियन खगोल शास्त्री थे जिनका नाम एक ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी क्या होता है? ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है कि जहां पर ऑब्जर्वेशन हो, जहां तारों का, मौसम का निरीक्षण करते हो। He has the credit of being the first Indian to preside the International Astronomical Union। उनको श्रेय जाता है पहले भारतीय होने का जिन्होंने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो यानी ए के बाद बी सही बैठ रहा है, बी के बाद सी और उनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और डी के बाद ही इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, वो एक खगोल घटना से भी एसोसिएटेड रहे। इसका मतलब कहीं भी हमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कोई जो सेंटेंस है वो जबरदस्ती बीच में डाला गया है। इसका मतलब ए जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ABCD हमारा सही ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया? ABCD। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आर्कियोलॉजिस्ट आर गाइज हु हैव बीन मेटिकुलसली एक्सकेवेटिंग। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जिसको हम बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। ये वो लोग होते हैं जो मेटिकुलसली मतलब बहुत सावधानी पूर्वक किसी चीज की खुदाई करते हैं। एक्सकेवेटिंग मतलब खुदाई करना। तो पुरातत्ववेत्ता वो होते हैं जो किसी चीज की बहुत बहुत सावधानी पूर्वक खुदाई करते रहे हैं। अच्छा, these people go through thick layers of dirt to investigate human artifacts, particularly those from the prehistoric era। ये वो लोग होते हैं जो मोटी लेयर जो धूल की होती है या गंदगी की होती है उसमें मानव की जो कलाकृति होती है उसको ढूंढते हैं, उसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, और जो प्री हिस्टोरिक एरा है, जो पुराने समय का एरा है, उस समय की जो थिक लेयर्स है उसके थ्रू जाते हैं। ठीक है, दे हैव डिस्कवर्ड। अब यहां देखिए दीज, दे, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। In an effort to find the solution to numerous problems, they have attempted to put all these hints together like a these hints। कौन से hints? इसका मतलब जो हमारा जो इंट्रोडक्शन है, यानी जो मेन आइडिया है क्वेश्चन का, वो कहाँ से शुरू हो रहा है? वो शुरू हो रहा है ए से। पुरातत्ववेत्ता वो लोग होते हैं जो सावधानी पूर्वक खुदाई करते रहे हैं। ठीक है, और ये वो लोग होते हैं, इसके बारे में बात हो गई। दे हैव डिस्कवर्ड द ओल्ड सिटी रूइंस। उन्होंने जो पुराने शहर हैं, स्ट्रीन टूल्स मतलब बिखरे हुए जो औजार हैं या बिखरी हुई जो राइटिंग्स हैं, और जो पॉटरी शार्ड्स हैं यानी जो बर्तन के टुकड़े हैं, उनकी खोज करी है। ठीक है, इन एन एफर्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन टू न्यूमेरियस प्रॉब्लम्स, जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसको उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के प्रयासों में दे हैव अटेम्प्टेड टू पुट ऑल दीज हिंट्स टुगेदर। उन्होंने प्रयास किए हैं सारे हिंट्स को जोड़ने के, लाइक अ ह्यूज जिगसॉ पजल। जैसे जो क्या है, जिगसॉ पजल का मतलब क्या होता है? कोई एक विशाल, ह्यूज जिगसॉ पजल मतलब एक विशाल पहेली को सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये सारे हिंट्स आपस में जोड़े। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि पहला तो ये समझ में आ गया कि हमारा जो मेन आइडिया है वो ए से शुरू हो रहा है, तो यानी कि हमारा जो सेकंड वाला है वो सही लग रहा है। उसके बाद हमने उसको कंफर्म एक बार और कर लिया, तो हमें ये समझ में आ गया कि बी के बाद सी, सी के बाद डी, कहीं भी कोई ऐसा सेंटेंस नहीं लग रहा है जो जबरदस्ती फिट हुआ हो। इसका जो फ्लो है या जो
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एसएससी स्टेनो शिफ्ट 1 13 अक्टूबर 2023 को पूछा गया है कि मैनी एक्सपर्ट्स रिकमेंड दैट यू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात की सलाह देते हैं कि आपको 30 मिनट यानी आधे घंटे का व्यायाम करना चाहिए 5 से 6 दिन एक हफ्ते में। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड सिंपल वेज टू मेंटेन अ हेल्थी लाइफस्टाइल। ठीक है, something as basic as 30 minutes of brisk walking or stretching can add several healthy years to your life. Regular exercise can help you manage। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में और डिटेल दे रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग मतलब तेज चलना और जो स्ट्रेचिंग हम करते हैं वो कई हेल्दी ईयर्स आपकी लाइफ में बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान दें इन चारों बातों में, इन चारों सेंटेंसेस में, तो आप ये ध्यान देंगे कि जो रेगुलर एक्सरसाइज है यानी कि नियमित व्यायाम, उसका जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो इस सेंटेंस से हो रहा है, बी से, कि जो नियमित व्यायाम है वो एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और साधारण वे है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का। ठीक है, इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि जो बाकी जो चीजें हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में हमें और डिटेल को बता रही हैं, लेकिन जो हमारा मेन आइडिया है वो बी से शुरू हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमने 1 2 3 हमने जब एक बार दोबारा पढ़ लिया तो हमने देखा कि उसमें से केवल एक ऑप्शन है जो बी से शुरू हो रहा है, और इसमें चारों सेंटेंसेस में से कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो कि मेन आइडिया को बता रहा हो एक्सेप्ट बी। ठीक, चलिए अब बी के बाद हम यहाँ से देख लिया डी आ रहा है, तो यहाँ रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में मेन आइडिया में बताया, इंट्रोडक्शन बताया। तो रेगुलर एक्सरसाइज आपको हेल्प कर सकती है आपका वेट मैनेज करने में, आपकी हड्डियां और आपकी मसल्स को बनाने में, और आपकी जो बीमारी है जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज या स्ट्रोक, उसको लोअर करने में, उसको कम करने में। ठीक है, यानी कि बी के बाद डी बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा बी के बाद डी के बाद ए है, तो हमने देखा चले देखिए ए हमारा कहीं मिसफिट तो नहीं हो रहा है। मैनी एक्सपर्ट्स रिकमेंड, बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात की सलाह देते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए 30 मिनट आधा घंटा 5 से 6 दिन एक हफ्ते के अंदर। तो ये भी बिल्कुल बात समझ में आ गई कि बी के बाद डी के बाद ए और ए के बाद सी, बिल्कुल सही हमारा फिट बैठ गया कि बी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो हमारे चारों सेंटेंसेस के अंदर मेन आइडिया को बता रहा है। और उसके बाद हमने ये देख लिया कि ये चारों ऑप्शन हमारे रूल आउट हो गए। फिर भी हमने कंफर्मेशन के लिए बी के बाद डी पढ़ा, डी के बाद ए पढ़ा और ए के बाद सी पढ़ा, तो हमने देखा कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो फिट ना बैठ रहा हो, तो इसलिए हमारा बी डी ए सी एक सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द यूज ऑफ ग्राफिक्स हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लिकेटेड concepts in subjects such as mathematics, biophysics, molecular biology and quantum mechanics। ये ग्राफिक का जो प्रयोग है वो हमारे जो कठिन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनको आसान बना देता है। ठीक, उनको आसान बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे कॉन्सेप्ट, जैसे मैथमेटिक्स, बायोफिजिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और क्वांटम मैकेनिक्स। क्यों? क्योंकि ये ग्राफिक्स अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ते हैं तो आपको ज्यादा आसानी होती है उसको समझने में। ठीक है, विजुअल मटेरियल्स कैन आल्सो एड इन कॉम्प्रिहेंशन एंड एलोबरेशन ऑफ अ लर्निंग सेगमेंट। जो दिखने वाला मटेरियल है वो सहायता प्रदान करता है किसी चीज को समझने में, और कोई जो लर्निंग सेगमेंट है उसको एलोबरेट करने में, उसको विस्तृत तरह से व्याख्या करने में। ठीक है, उसके बाद ग्राफिक इमेजेस एनहेंस स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट व्हाइल आल्सो स्पीड अप लर्निंग। तो जो ग्राफिक इमेजेस स्क्रीन पे दिखाई पड़ती हैं वो इनहेंस करती हैं स्टूडेंट के मोटिवेशन को, मतलब जो प्रेरणा है या जो उत्साह है स्टूडेंट का उसको बढ़ाती हैं। ठीक है,
और उसके जो इंटरेस्ट है यानी उसकी जो रुचि है स्टूडेंट की उसको भी बढ़ाती है। वाइल ऑल्सो स्पीडिंग अप लर्निंग, जो सीखने की शक्ति है या सीखने की स्पीड है उसको भी स्पीड करती है, ठीक है, उसकी स्पीड को भी बढ़ाती है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद अ रेंज ऑफ विजुअल एलिमेंट्स एंड डज नॉट लिमिट देम टू अ सिंगल इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेशन। ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेट है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है एक बहुत ज्यादा विजुअल एलिमेंट्स, मतलब जो दिखने वाले एलिमेंट्स हैं उसकी बहुत बड़ी रेंज देता है और उसको सीमा रहित कर देता है एक सिंगल इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेशन, ठीक है। मतलब कोई एक व्यक्ति जो है उसकी व्याख्या कर रहा हो, इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करना, इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति उसकी व्याख्या कर रहा है, केवल सपोज आपकी क्लास में कोई टीचर है उसकी व्याख्या कर रहा है, तो आपकी जो लिमिट आपको वहीं तक लिमिट नहीं करता बल्कि आपकी रेंज को बढ़ा देता है, ठीक है। तो हमने ये 4 सेंटेंस पढ़ लिए जल्दी से। अब हमने ये देखा कि जो ये ग्राफिक्स की बात हो रही है, ये जो विजुअल मटेरियल्स की बात हो रही है, ये फिर यहाँ ग्राफिक इमेजेस की बात हो रही है, ये अल्टीमेटली आते कहाँ से हैं? ये आते हैं इंटरनेट से। जब आप इंटरनेट ओपन करेंगे तभी तो उसके अंदर ग्राफिक इमेजेस, विजुअल मटेरियल्स, ग्राफिक्स आएगा ना। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि इन सेंटेंसेस के आने के पहले हमारा ये जो सेंटेंस है डी, ये पहले आएगा, यानी पहले इंटरनेट की बात होगी और उसके बाद बात होगी विजुअल मटेरियल्स की, ग्राफिक्स की या ग्राफिक इमेजेस की। तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि डी जो है वो फर्स्ट आंसर और थर्ड आंसर शुरू हो रहा है, यानी कि ये आंसर और ये आंसर हमने रूल आउट कर दिए, ठीक। चलिए, तो अब हमारा अगली बात ये है कि डी के बाद ए सेंटेंस आ रहा है या डी के बाद सी सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो डी ये हो गया हमारा द इंटरनेट प्रोवाइड्स। अब यहां क्या कह रहे हैं? द यूज ऑफ ग्राफिक हेल्प्स इन, तो ग्राफिक जो है वो हेल्प करता है कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को, यानी कि ग्राफिक्स की अब एडिशनल डिटेल्स बताई जा रही है। लेकिन उसके पहले क्या बताया जा रहा है? उसके पहले बताया जा रहा है कि ग्राफिक इमेजेस क्या करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राफिक की और विशेषता बताई जा रही है, लेकिन इंट्रोड्यूस ग्राफिक को कहाँ किया जा रहा है? यहाँ ग्राफिक इमेजेस किसी भी स्टूडेंट के उत्साह को या उसकी रुचि को क्या करते हैं? एनहेंस करते हैं, और उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है, सीखने की क्षमता है, उसको भी बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका मतलब इंटरनेट को मेन आइडिया बताने के बाद, जहां हमारा मेन आइडिया है इंटरनेट का, यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ग्राफिक इमेजेस एनहेंस। ग्राफिक इमेजेस के बारे में बता रहे हैं कि ग्राफिक इमेजेस क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद डी हो गया, उसके बाद सी हो गया, यानी डी के बाद हमारा सी सही है। अब डी सी के बाद हमने देख लिया, नहीं डी के बाद ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जो है वो ग्राफिक्स की एडिशनल डिटेल बता रहा है, और ग्राफिक इमेजेस के बारे में जो शुरुआत हो रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो सी हो रहा है। तो यानी कि ये भी रूल आउट हो गया हमारा, तो ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया, ये भी हो गया, और डी के बाद सी आ गया। तो एक बार हम और कंफर्म कर लेते हैं, बी कहीं मिस फिट तो नहीं हो रहा है? बी कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है सेंटेंस जबरदस्ती फिट हो रहा हो? Visual materials can also aid in comprehension and elaboration of a learning segment. बिल्कुल सही बात है। जो देखने वाले मटेरियल हैं वो सहायता प्रदान करते हैं समझने में, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, एंड इलेबोरेशन ऑफ अ लर्निंग सेगमेंट। जो कोई सेगमेंट है लर्निंग का उसको इलेबोरेट करते हैं, उसकी और ज्यादा व्याख्या करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, बी के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद ए, ए लास्ट बचा है तो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। हम मेन आइडिया देख रहे हैं, मेन आइडिया के बाद जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जैसे विजुअल मटेरियल है, ग्राफिक्स है या ग्राफिक इमेजेस है, वो एक्चुअली आती किसके अंदर है? इंटरनेट के अंदर। तो पहले बात हम इंटरनेट की करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट के अंदर जो जो चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये फिर वापस एसएससी स्टेनो में पूछा गया है 13 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट 1 में, ठीक है। चलिए
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन द आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसके डिमाइस मतलब पतन, उसके पतन के बाद जो आर्यंस थे वो इंडिया को की तरफ माइग्रेट हो गए, यानी इंडिया आ गए। ठीक है, देयर इज अ प्रूफ दैट द आर्यंस possess द साइंटिफिक आउटलुक। अब ये आर्यंस के बारे में और बता रहे हैं कि ये एक प्रूफ है कि आर्यंस जो है उनके अंदर एक साइंटिफिक आउटलुक था। ठीक, दे हेल्ड दैट द यूनिवर्स was regulated by a natural law known as पंचभूतास, 5 component। तो ये कहते हैं कि उनका एक विश्वास था कि जो यूनिवर्स है वो रेगुलेट यानी नियमित होता है एक प्राकृतिक लॉ से, जिसको जाना जाता है पंचभूत, 5 कंपोनेंट्स। ठीक, अब ये पंचभूत 5 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। पृथ्वी, वाटर, हीट, एयर और स्काई आर दीज फैक्टर्स। तो हमें इस चीज को पढ़ने के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि सी के बाद डी आएगा, क्योंकि यहाँ पर पंचभूत बता रहे हैं और यहाँ पर उन पंचभूत कौन कौन से हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो यानी कि हमें एक चीज मालूम पड़ गई कि सी के बाद डी आएगा। ठीक, और डी जो है वो लास्ट होगा। क्यों? क्योंकि आर्यंस के बारे में बात हुई, फिर बात हुई पंचभूत के बारे में, उन पंचभूत के बाकी कौन कौन से पंचभूत हैं। तो ये यानी कि सी के बाद डी आएगा और डी लास्ट होगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा है? तो हमने ये देखा कि डी लास्ट है और डी के पहले एक सी है, यानी कि इसकी संभावना ज्यादा है। लेकिन हम अभी सही नहीं लगाएंगे, इसको अभी सही मार्क नहीं करेंगे, हम एक बार और कंफर्म कर लेंगे कि ए क्या है। ए क्या, हमारा ए जो है वहां से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन द आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडिया। इंडस वैली के पतन के बाद आर्यंस इंडिया की तरफ आ गए। ठीक, देयर इज अ प्रूफ दैट आर्यंस possess द साइंटिफिक आउटलुक। अब ये बात भी बिल्कुल सही बैठ गई हमारी, साइंटिफिक आउटलुक के बारे में बता रहे हैं और उसके बाद साइंटिफिक आउटलुक के डिटेल के बारे में बता रहे हैं। कौन सा? साइंटिफिक लॉ। They held that universe was regulated। यूनिवर्स जो है वो नियमित था एक नेचुरल लॉ से। इसका मतलब बी के बाद सी और डी, यानी डी लास्ट हो गया, ये हमने मालूम पड़ गया। सी के बाद डी आना है, ये मालूम पड़ गया। और साइंटिफिक आउटलुक के बाद उसकी डिटेल लॉ की बता रहे हैं, तो यहाँ हमारा बी आ गया। तो इसका मतलब ए फर्स्ट हो गया। तो ए बी सी डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि ए बी सी डी जो ऑप्शन है वो एकदम सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम में पूछते हैं। उसमें जैसे ये एक S1 यानी सेंटेंस 1 और सेंटेंस 6 ये फिक्स कर दिया है, यानी कि ये फर्स्ट सेंटेंस होगा और ये लास्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस और जो लास्ट सेंटेंस है ये फिक्स है, और उसके बाद आपको ये 4 सेंटेंस का अरेंजमेंट देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी स्टेनो में 13 अक्टूबर को पूछा गया है। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट शुड इंक्लूड बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस। ये कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो उसके अंदर एक भौतिक और अभौतिक दोनों एस्पेक्ट होने चाहिए ह्यूमन एक्सिस्टेंस के, यानी मानव जीवन का जो अस्तित्व है उसके अंदर जो भौतिक और अभौतिक एस्पेक्ट है वो दोनों होने चाहिए डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका। ये कह रहे हैं कि बट सच डेवलपमेंट डिप्लीट्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड एडवर्सली अफेक्ट। कौन से डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के ऊपर कौन सा डेवलपमेंट है ये तो बात नहीं हुई। ठीक है ना। इन द वेस्ट डेवलपमेंट इज टोटली मनी ओरिएंटेड। ओनली द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। दिस काइंड ऑफ, कौन सा काइंड डेवलपमेंट का?
तो अगर आप ध्यान से ABCD को देखें, चारों सेंटेंस को पढ़ें, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जो सेंटेंस नंबर B है ये हमारे मेन आइडिया की बात कर रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे 6 के 6 सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें तो बात हो रही है डेवलपमेंट की, ठीक है। और इस डेवलपमेंट को जो चीज डिफाइन कर रही है या इंट्रोड्यूस कर रही है वो सेंटेंस बी में कर रही है। वो क्या कह रहे हैं कि पश्चिम देशों में जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो टोटली मनी ओरिएंटेड है। मतलब जो पश्चिम देशों में जो विकास है वो धन की तरफ उसका ओरिएंटेशन है। यानी किसी व्यक्ति के पास अगर धन है तो उसी को ही डेवलप्ड माना जा रहा है। किसी देश, कोई देश अगर धनी देश है तो उसी को ही डेवलप्ड माना जा रहा है, ठीक है। तो वेस्ट में क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो टोटल धन ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड है। चलिए, तो अब ये समझ में आ गया कि जो मेन आइडिया है वो बी से शुरू हो रहा है। यानी जो सेंटेंस का मेन आइडिया है, डेवलपमेंट का जो मेन आइडिया है वो बी से है। तो हमने इसको रूल आउट कर दिया और इसको रूल आउट कर दिया। अब हमारे पास बचा फर्स्ट और बचा सेकंड। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इसके अंदर बी के बाद सी आना चाहिए या बी के बाद ए आना चाहिए। तो ये चेक कर लेते हैं। बी के बाद सी क्या कह रहे हैं? ओनली द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। केवल वही विकास जो आजकल की जो जनरेशन है वर्तमान की, उसकी जरूरतों को मीट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, विदाउट डिसेबलिंग द फ्यूचर जनरेशन। जो फ्यूचर जनरेशन है उनको खराब करने के बजाय, के बगैर जो प्रेजेंट की जनरेशन है उसकी डेवलपमेंट को मीट कर रहे हैं। उन्हीं डेवलपमेंट को क्या कहा जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा, ठीक है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? टिकाऊ। उसी डेवलपमेंट को क्या कहा जाएगा? टिकाऊ डेवलपमेंट कहा जाएगा। अच्छा, तो अब हम बी के बाद ए भी पढ़ लेते हैं। बी ने क्या कहा था कि पश्चिम देशों में जो डेवलपमेंट है वो टोटली मनी ओरिएंटेड है, बट सच डेवलपमेंट डिप्लीट्स रिन्यूएबल। अब बिल्कुल बात समझ में आ गई कि ये बात कर रहे हैं कि पश्चिम देशों में जो डेवलपमेंट है वो मनी ओरिएंटेड है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं। लेकिन ऐसा डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट? जो वेस्ट में डेवलपमेंट की बात हुई है, जो मनी ओरिएंटेड है, ऐसा डेवलपमेंट डिप्लीट करता है। डिप्लीट मतलब कम करता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना, जिन ऐसे संसाधन जिनका नवीनीकरण हो सकता है, जैसे हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज में बोलते हैं सौर ऊर्जा, ठीक है, विंड एनर्जी, या जिसे हम बोलते हैं कि वाटर एनर्जी, इनको डिप्लीट करते हैं एंड एडवर्सली अफेक्ट एनवायरनमेंट। और जो एनवायरनमेंट है उसको बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, गलत तरीके से प्रभावित करते हैं, ठीक। तो यानी ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि वेस्ट में डेवलपमेंट मनी ओरिएंटेड है और उसके बाद हमें उस मनी ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट पश्चिम देशों में हो रहा है उसकी नेगेटिव पॉइंट को यहाँ ए में बताया है। यानी कि बी के बाद ए बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यानी कि हमारा अब एक फोकस हो गया बी के बाद ए पर, इसको भी हमने रूल आउट कर दिया। अब हम एक सेंटेंस और पढ़ के उसको कंफर्म कर लेंगे। बी ए के बाद क्या है? डी, दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल। तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि ये रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसको कम करते हैं, एनवायरनमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, और ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब ज्यादा देर तक टिकाऊ नहीं है इस तरह का डेवलपमेंट। तो बिल्कुल सही बैठ गया। बी के बाद ए के बाद डी, और हमारा ये जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही बैठ गया। फिर भी हम एक बार सी पढ़ लेते हैं। ओनली द डेवलपमेंट विच नीड्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट डिसेबलिंग द फ्यूचर जनरेशन कैन बी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सी लास्ट सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो गया? बी। तो हमने शुरुआत कैसे की? पहले सेकंड ऑप्शन देखा कि हमारा बी ऑप्शन सही है, तो हमने थर्ड और फोर्थ को रूल आउट कर दिया। फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है। अब हमने बी के बाद सी पढ़ा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी हमें।
लेकिन बी के बाद जब हमने ए पढ़ा तो बिल्कुल समझ में आ गया कि जो वेस्ट में जो डेवलपमेंट है मनी ओरिएंटेड, उसके नेगेटिव पॉइंट की बात हो रही है, बट लगा है, बिल्कुल लिंक हो रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए ये हमारा अगला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, इसको पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए आशा आपने पढ़ लिया होगा इसको। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो अभी तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो एसएससी में 13 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट 1 वाले थे, एसएससी स्टेनो। बट अगर आप ध्यान दें ये जो क्वेश्चन है ये 12 अक्टूबर को पूछा गया है शिफ्ट 3 में। ठीक है, एसएससी स्टेनो। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ए वैरायटी ऑफ डिजीजेस कैन बी लिंक्ड टू अनसैनिटरी कंडीशंस एंड केयरलेस गार्बेज। तो ये कह रहा है कि जो एक बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अस्वच्छ स्थितियों पर और केयरलेस गार्बेज डिस्पोजल पे की उसको लिंक किया जा सकता है। ठीक है, कई बीमारियों को अस्वच्छ जो स्थितियां हैं या जो केयरलेस गार्बेज डिस्पोजल है, जो कूड़ों का निष्पादन होता है गलत तरीके से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, उससे लिंक किया जा सकता है। ठीक है, पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस। लोग जो है वो सफाई की वैल्यू को समझते हैं, बट दे ऑफन फॉरगेट, पर वो भूल जाते हैं दैट दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, कि वो भी जो वो खुद लोग भी रिस्पांसिबल हैं एनवायरनमेंट की क्लीनलीनेस के लिए। दैट दे आर अकाउंटेबल फॉर वट एवर वेस्ट दे मेक, कि जो भी वो वेस्ट बनाते हैं अपने घर के अंदर या अपनी फैक्ट्री में या कहीं भी, वो खुद अकाउंटेबल है उसके लिए। एंड दैट सिंपली गेटिंग रिड ऑफ इट फ्रॉम देयर होम्स विल नॉट हेल्प, और सिंपली उसको घर से उस कूड़े को या उस वेस्ट को बाहर निकाल देना उनकी एनवायरनमेंट की सहायता नहीं करेगा। ठीक है, सी क्या है? ए क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल टेनेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि जो साफ और हरा एनवायरनमेंट है, हरित एनवायरनमेंट है, वो एक मौलिक सिद्धांत है। फंडामेंटल मतलब मौलिक, मूलभूत, और टेनेट मतलब सिद्धांत। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, इट कुड बी ड्यू टू अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो हो सकता है एक इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से, या पूरी तरीके से आलस की वजह से, या रेकलेसनेस की वजह से, और या फिर ये एक जो व्यक्ति है उसको एक जेंटल नज चाहिए होता है। जेंटल नज मतलब एक सौम्य नज, मतलब धक्का या पुश, एक सौम्य धक्का चाहिए होता है। ठीक है, तो अब हम अगर इस चारों सेंटेंस को जब हमने पढ़ा तो हमने ये चीज ध्यान दी कि एक चीज हम अगर आप देखें, यहां लिखा हुआ इट कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, प्योर लेजीनेस और रेकलेसनेस। तो इट कुड बी क्या? ये जो लोग अकाउंटेबल होते हैं अपने घर के वेस्ट के लिए और सिर्फ उसको घर से बाहर निकाल देना उन एनवायरनमेंट की हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, लोगों को समझना चाहिए कि क्लीनलीनेस की वैल्यू, ये इस बात को बता रहा है कि लोगों का कूड़े को घर से या वेस्ट को घर से बाहर निकाल देना ही काफ़ी नहीं है। अब
डी क्या कह रहा है, इट कुड बी ड्यू टू अ लैक ऑफ, ये जो कार्य कर रहे हैं लोग, ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, या प्योर आलस की वजह से हो सकता है, या रेकलेसनेस की वजह से हो सकता है, या फिर उनको धक्के की जरूरत है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि डी जो है वो बी की बात कर रहा है, यानी कि बी के बाद डी आएगा, ये कंफर्म बात हो गई। ठीक है, अच्छा चलिए, अब बी के बाद डी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, 3 पोर्शन है, ये हमारा रूल आउट हो गया। चलिए अब आप देखिए कि जो इसमें मेन आइडिया की बात किसमें हो रही है, तो यहाँ पर बात हो रही है ए वैरायटी ऑफ डिजीजेस कैन बी लिंक्ड टू, यहाँ कह रहे हैं पीपल अंडरस्टैंड द, और बात किसकी हो रही है, बात हो रही है एनवायरनमेंट की। तो अगर आप ध्यान दें तो जो ये सी सेंटेंस है, ये इस पूरे के पूरे बात को, पूरे के पूरे अगर आप उसको एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस मान ले, उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि एक साफ और हरा एनवायरनमेंट जो है वो एक मूलभूत सिद्धांत होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो सी सेंटेंस है, ये इस पूरे चारों सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है कि वो होता क्या है, वो एक मूलभूत सिद्धांत होता है। तो यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई कि जो शुरुआत है वो सी से होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट की बात सी कर रहा है। क्लियर, तो यानी कि अब हमें ये बात समझ में आ गई कि सेंटेंस की शुरुआत सी से होगी, बी के बाद डी आएगा। तो ऐसा कहाँ कहाँ हो रहा है, तो अब ये भी हट गया, अब बचा ये सी की शुरुआत हो रही है और बी के बाद डी आ रहा है, सी की शुरुआत हो रही है और बी के बाद डी आ रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर 1 और 3 इन्हीं दोनों में से अब कोई चीज सही हो सकती है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। A variety of diseases can be linked to unsanitary conditions and careless garbage। यानी हमारा जो ये सी के बाद हमारा ए आना चाहिए या सी के बाद बी आना चाहिए, इसको देख लेते हैं। A clean and green environment is a fundamental tenet of sustainable development। ठीक, और उसके बाद people understand the value of cleanliness but they often forget that they are also responsible for cleanliness of the cleanliness के बारे में बता रहे हैं। और a variety of diseases can be linked to unsanitary conditions and careless। तो अस्वच्छ स्थितियां और लापरवाही से जो गार्बेज का डिस्पोजल होता है, यानी कि जो कूड़ा होता है उसका जो निष्पादन होता है, ये किससे रिलेटेड है, ये बात हो रही है क्लीनलीनेस की। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें तो जो एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल टेनेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद जो सही सेंटेंस फिट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो ए आ रहा है, ना कि बी। बी जो है वो क्या बता रहा है, लोग क्या गलती करते हैं उसके बारे में बता रहा है। ठीक, लेकिन उसके पहले क्या आना चाहिए, ये गलतियां क्या हैं उसके पहले, उसके बारे में ये सेंटेंस ए बता रहा है कि अस्वच्छ स्थितियां और लापरवाही से जो गार्बेज का डिस्पोजल हो रहा है वो ए सेंटेंस बता रहा है। और फिर ए की डिटेल कौन बता रहा है, बी बता रहा है। ठीक है, कि जो लोग हैं वही रिस्पॉन्सिबल है अपने एनवायरनमेंट की क्लीनलीनेस के, और वही अकाउंटेबल है, वही उत्तरदायी है कि जो भी वेस्ट वो करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी, सी के बाद ए के बाद बी और डी। यानी कि हमें ये मालूम पड़ गया कि बी के बाद डी सही है और सी फर्स्ट है, यहाँ ए सही बैठ रहा है। ठीक है, इस एक तरीका और भी आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला सेंटेंस है डी, इट कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो लास्ट वाला इस इंफॉर्मेशन कारण को बता रहा है, और कारण हमेशा लास्ट में बताया जाता है। ठीक है, कभी भी आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो तो पहले उसमें समस्या के बारे में बताया जाएगा
और लास्ट में उसके कारण या उसके निदान के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक कन्फर्मेशन और हो गया कि जो डी है वो लास्ट सेंटेंस। ठीक, तो CABD इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली इस सेंटेंसेस को अरेंज किया कि हमने मतलब जैसे हमने शुरू के पहले 2 क्वेश्चन किए थे कि बहुत आसान हमें लग रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ए जो है सेंट्रल आइडिया दे रहा था और ए से शुरू होना था और ए ही अकेला एक ऐसा था जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा था। बट यहाँ देखिए हमने सबसे पहली बात पकड़ी बी के बाद डी आना चाहिए, लेकिन बी के बाद डी के 3 ऑप्शन आ गए, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो इसमें मतलब आपका अगर बाकी में टाइम लेट से 15 सेकेंड लग रहा है तो इसमें आपका 30 सेकेंड लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि इट मार्क द 5th वर्ड का, तो इट आ गया, प्रोनाउन आ गया, शुरुआत होने की बात ही नहीं है। द फर्स्ट ब्रेल स्टैम्प वॉज पब्लिश्ड बाई कनाडा पोस्ट इन 2008, ये सही लग रहा है। ब्राजील हाउएवर परचेज द फर्स्ट रेज्ड डॉट ब्रेल स्टैम्प इन द वर्ल्ड। तो यहाँ हाउएवर मतलब यद्यपि आ गया, यानी यहाँ से भी बात नहीं, यद्यपि तभी आएगा जब कोई बात कह रहे हो और उसके बाद हम कह रहे हैं हाउएवर, तो ये भी सही नहीं है। It featured a yellow Labrador Retriever guide dog, a species that is frequently used to, ये भी सही बात नहीं लग रही। ठीक है, यानी कि ये प्रोनाउन और यहाँ हाउएवर, इसका मतलब A, C और D ये तीनों चीजें से सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता। सेंटेंस कहाँ शुरू हो सकता है? बचा क्या? बी। एक बार पढ़ लेते हैं बी को। जो पहला ब्रेल स्टैम्प है, ब्रेल जो एक आपको मालूम है ना लिपि होती है जो ब्लाइंड जो लोग अंधे होते हैं उसके लिए यूज की जाती है। तो जो पहला ब्रेल स्टैम्प है, पहला ब्रेल डाक टिकट है, वो पब्लिश किया गया था कनाडा में। कनाडा ने पोस्ट किया था, बाई कनाडा पोस्ट इन 2008। कनाडा पोस्ट ने किया था 2008 में। तो बिल्कुल सही बात है, ब्रेल स्टैम्प के बारे में बात हो रही है और पहले ब्रेल स्टैम्प को इसने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि यहां से हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये। और ये तो किसी हालत में नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हाउएवर आ रहा है, तो उसका मतलब आंसर हमारा कहां से आ रहा है? बी से। तो आपने आंसर देख लिया कि बी से एक ही चीज शुरू हो रही है। ठीक है, तो बी से एक ही आंसर दिया हुआ है, तो ये तो बहुत इजी आंसर हो गया। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि अनलेस आप 100% श्योर है, हालांकि इसमें हम 99.99% श्योर है, लेकिन फिर भी हम सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे। इट फीचर्ड अ येलो लैब्राडोर रिट्रीवर गाइड डॉग। इट मतलब क्या? ये जो पहला ब्रेल स्टेम था, ये इसके अंदर एक येलो लैब्राडोर डॉग था। ठीक है, लैब्राडोर रिट्रीवर एक डॉग की प्रजाति होती है, ब्रीड होती है। अ स्पीसीज दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू असिस्ट द ब्लाइंड। ये एक ऐसी ब्रीड होती है जो ज्यादातर जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको असिस्ट, उनको सहायता देने के लिए की जाती है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। बी के बाद इट आ गया। इट जो है वो इट फीचर्ड मतलब उस स्टैम्प के अंदर एक येलो लैब्राडोर रिट्रीवर गाइड डॉग दिया गया था। ठीक है, फिर सी क्या कह रहा है? ब्राजील हाउएवर परचेज द फर्स्ट रेज्ड डॉट ब्रेल स्टैम्प इन द वर्ल्ड इन 1974। ब्राजील ने यद्यपि पहला रेज्ड डॉट ब्रेल स्टैम्प जो है वो 1974 में यूज किया था। ठीक है, उसके बाद लास्ट है इट मार्क द 5th वर्ल्ड काउंसिल फॉर द वेलफेयर ऑफ ब्लाइंड। ठीक है, ये मार्क करता है 5वीं वर्ल्ड काउंसिल वेलफेयर को, जो साओ पाउलो एक शहर है ब्राजील में, वहां हुई थी। ठीक है, तो यानी कि जो इसका आंसर है वो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी एडवर्टाइजिंग जो किसी ऑडियंस को टारगेट करके की जाती है। जैसे सपोज कोई यंग जनरेशन है, सपोज यंग जनरेशन में कहता हूँ जैसे 16 से 29, सपोज मैं ये कह रहा हूँ, तो इस यंग जनरेशन को टारगेट करके जो एडवर्टाइजिंग की जाएगी, स्टूडेंट टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है वो प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल सोशल मीडिया मार्केटिंग में। जो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप है, इनके थ्रू भी आजकल मार्केटिंग की जा रही है। ठीक है, तो जो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट है, लोगों को मालूम है कि सोशल मीडिया ज्यादातर यंग जनरेशन यूज करते हैं, तो वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग हो गई। चलिए, इट वॉज नॉट अंटिल अ फ्यू ईयर्स अगो दैट पीपल बिगिन टू परसीव सोशल मीडिया एज अ मार्केटिंग टूल। ये बहुत ज्यादा पहले, बहुत ज्यादा समय, ये बहुत ज्यादा साल पहले नहीं था कि लोग ने शुरुआत करी सोशल मीडिया को परसीव, मतलब माना, सोशल मीडिया को मानने की एज अ मार्केटिंग टूल। सोशल मीडिया भी एक मार्केटिंग टूल हो सकता है, इसको मानने की शुरुआत लोगों ने बहुत ज्यादा साल पहले नहीं करी थी। Social media has long been regarded as a means of communicating with people via instant messaging and blogging. सोशल मीडिया को काफी समय से माना जाता है एक आपस में कम्युनिकेट करने का मीडियम। इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे व्हाट्सएप हुआ और ब्लॉगिंग करने का। ठीक है, तो सोशल मीडिया को बहुत समय से माना जाता है आपस में कम्युनिकेट करने का, आपस में संदेश का आदान प्रदान करने का, जो इंस्टेंट मैसेजिंग है या ब्लॉगिंग के थ्रू। उसके बाद इन मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत क्विक और आसान रास्ता है किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, जैसे एडवर्टाइजिंग करना किसी प्रोडक्ट की या किसी सर्विसेज की जो कि कस्टमर को अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें, इस पूरे चारों सेंटेंसेस में जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात होने के लिए अगर आप ध्यान दें तो इस जगह पर इन चारों सेंटेंसेस में जो सी सेंटेंस है ये सोशल मीडिया के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कि सोशल मीडिया क्या माना जाता था, सोशल मीडिया क्या होता था। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताने के पहले सोशल मीडिया क्या हो रहा है, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि जिसमें ग्राफिक इमेजेस और विजुअल एलिमेंट्स थे, लेकिन उसके पहले मैंने बताया था ये सब चीजें किसमें आती हैं? इंटरनेट में। तो जहां पर इंटरनेट है वो पहला सेंटेंस हो गया कि पहले इंटरनेट की बात होगी, उसके बाद बात होगी ग्राफिक इमेजेस की या ग्राफिक्स की या विजुअल एलिमेंट्स की। इसी तरीके से इसमें देखिए पहले बात हो रही है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया की बात हो रही है, उसके बाद बात हो रही है कि सोशल मीडिया को एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल भी यूज किया जा सकता है। तो जो सी है वो पहले इंस्टेंस में, पहली नज़र में लग रहा है कि सी जो है वो, इससे हमारे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया को माना जाता था एक कम्युनिकेशन का मीडियम, जिससे कि लोग जो है इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू या ब्लॉगिंग के थ्रू आपस में एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान करते थे, कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, बिल्कुल सी। यानी कि अगर आप चारों सेंटेंसेस, चारों ऑप्शंस में देखें तो सी का एक ही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन मैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहूंगा, इसको आप तुरंत सही मत मानिए, जरूर कंफर्म करिए। अगला देखिए, इट वॉज नॉट अंटिल अ फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले से ही ऐसा हुआ कि पीपल बिगिन टू परसीव सोशल मीडिया एज अ मार्केटिंग टूल। तो ये सेंटेंस जो है, बी सेंटेंस सी के बाद बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगर आप दोबारा ध्यान दें कि पहले तो सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन का टूल माना जाता था कि आपस में बातचीत करने के लिए, इंस्टेंट मैसेजिंग, लेकिन
ये कुछ ही समय से, कुछ ही सालों से हुआ है कि सोशल मीडिया को एज अ मार्केटिंग टूल भी माना गया, कि एक मार्केटिंग करने के लिए उसका सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सी के बाद भी बिल्कुल सही बैठ गया, एकदम सेंटेंस फिट हो रहा है। ठीक है, अगला तो अब जब हमने एक चीज देख ली तो हमारी वो बहुत हेल्प कर देता है, क्योंकि अब हमें इधर उधर नहीं भटकना है। हमने ये देख लिया सी के बाद बी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, अब एक बार और चेक कर लेते हैं क्या उसके बाद ए फिट बैठ रहा है। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, तो अब यहाँ मार्केटिंग टूल की बात करिए एज अ सोशल मीडिया। अब ये कह रहे हैं कि जो टारगेटेड एडवर्टीजमेंट है या टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है, जो जिसे बोलते हैं कि लक्ष्य को यानी कि टारगेट को देखकर जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ठीक है, तो सी के बाद ए भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी कि सी के बाद बी और बी के बाद ए भी बिल्कुल सही बैठ रहा है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि इन मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया एक क्विक यानी जल्दी से देने वाला और आसान रास्ता है कंपनी की इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, जैसे एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि कस्टमर को अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक हो गया कि ये जो है हमारा, इसने सोशल मीडिया का जो यूजेज है उसको क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया, उसका अंत बता दिया। तो डी हमारा लास्ट भी बिल्कुल सही बैठ रहा है, सी बी ए डी एकदम फिट बैठ रहा है, कहीं कोई भी मिसफिट सेंटेंस नहीं है। तो यानी हमारा इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो गया, सी बी ए डी। तो आइए हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, अगर आप इसको इसमें आप इसको पॉज कर लें, 1 मिनट के अंदर आप पढ़ें और फिर आएँ, तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि ये मैं अगर सही बना पाया या बना पाई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया है, अभी ऊपर हमने किया है कि सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 6 ये हमारे पहले और आखिरी हैं। ठीक है, और उसके अंदर हमारे 4 सेंटेंस दिए होते हैं और इन चारों सेंटेंस को हमको रीअरेंज करना पड़ता है। और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर IBPS PO और बैंक PO में, SBI PO में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंसेस क्या रहे हैं। कि जनरेशन गैप जो है वो एक्चुअली डिफरेंस होता है बिटवीन द एब्यूलेंस ऑफ यूथ। एब्यूलेंस मतलब होता है उत्साह या जोश यूथ का, जो नवयुवक है या जो नौजवान है उनका उत्साह, जोश एक तरफ, और दूसरी तरफ कॉशन एंड प्रूडेंस ऑफ ओल्ड एज ऑन द अदर। और दूसरी तरफ कॉशन मतलब सावधानी और प्रूडेंस मतलब विवेकशीलता। और सावधानी और विवेकशीलता जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनका एक तरफ, और जो उत्साह जोश होता है यूथ का उनका एक तरफ। जनरेशन गैप जो है ये डिफरेंस होता है। और इट इज एक्सप्रेशन ऑफ राइवलरी बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग। और या तो ये होता है और या इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये एक्सप्रेशन होता है प्रतिद्वंद्विता का, किसके बीच, ओल्ड और यंग के बीच। ठीक है, द ओल्ड डिक्लेयर द यंग लॉट टू बी एरोगेंट फूल्स। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, जो ओल्ड होते हैं, वो जो यंगर लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एरोगेंट फूल्स। एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी और फूल मतलब होता है मूर्ख, उनको अहंकारी मूर्ख बोलते हैं। और जो यंग जनरेशन है वो ओल्ड लोगों को क्या डिक्लेयर कर देती है, सेनाइल एंड इंसिपिड। सेनाइल की हिंदी होती है सन की, और इंसिपिड की मतलब होती है ऐसा जिसमें कोई स्वाद ना हो या जो कोई फीका हो, बिना किसी ऊर्जा के। ठीक है, जो यंग जनरेशन होती है वो ओल्डर लोगों को सन की और फीका बोल देती है। ठीक, अगला सेंटेंस क्या कहता है, द ओल्ड वांट टू प्रोलॉन्ग देयर होल्ड ऑन अथॉरिटी व्हाइल द यंग आर ओवर ईगर टू ग्रैब इट। जो ओल्ड लोग होते हैं वो अथॉरिटी पे अपनी होल्ड बना के रखना चाहते हैं, प्रोलॉन्ग मतलब देर तक बना के रखना चाहते हैं, जबकि जो यंग लोग होते हैं वो बहुत अति उत्साहित होते हैं
उसको ग्रैब करने के लिए, उस पर अपना हाथ जमाने के लिए। और लास्ट सेंटेंस में कह रहा है द गल्फ बिटवीन द टू जनरेशंस कैन नॉट बी ब्रिज्ड। ये जो खाई है उन दोनों जनरेशंस के बीच की, इसको पाटा नहीं जा सकता, इसको भरा नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर आप इन पांचों सेंटेंसेस को पढ़ें, इन चारों सेंटेंसेस को जो हमने पढ़ा, इसमें मुझे दो बात क्लियर हो गई, पढ़ते ही दो बात क्लियर हो गई। पहली बात जो बड़ी एविडेंट है, बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रही है, वो ये कि ये वाला जो डी सेंटेंस है ना, ये कंक्लूड कर रहा है बात को, मतलब पूरा इसका अंत बता रहा है इस डिस्कशन का। ठीक, कि जो खाई है वो उसको पाटी नहीं, उसको बीच में भरा नहीं जा सकता या पाटा नहीं जा सकता। यानी कि हमें एक बात क्लियर हो गई कि डी जो है वो लास्ट ऑप्शन होगा, यानी कि डी लास्ट ऑप्शन इसमें है, डी लास्ट ऑप्शन इसमें है और डी लास्ट ऑप्शन इसमें। ठीक, अब अगर आप इस सेंटेंस को देखें S1 को, कि अब आपको देखना है कि पहला मेरा सेंटेंस कौन सा है। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हमें मालूम पड़ गया। तो हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं S1 को। जनरेशन गैप एक्चुअली डिफरेंस होता है उत्साह जोश का यूथ के और एक तरफ, और दूसरी तरफ सावधानी और विवेकशीलता ओल्ड एज का। तो अगर आप देखें कि ये एक बात बता रहे हैं कि एक तरफ या तो ये होगा या दूसरी तरफ ये होगा, और इट इज एक्सप्रेशन ऑफ राइवलरी बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग, और या फिर ये एक्सप्रेशन होता है प्रतिद्वंद्विता का ओल्ड और यंग के बीच। इसका मतलब S1 के बाद जो A है ना, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि या तो एक तरफ ये है और या दूसरी तरफ ये है, और ये प्रतिद्वंद्विता है ओल्ड और यंग के बीच की। ठीक है, तो जो S1 के बाद जो A है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यानी कि हमारा जो सेंटेंस है उसका पहला जो है वो A होगा। ठीक है, तो A और D, पहला A और लास्ट D एक ही हो गया, फर्स्ट A और लास्ट D। लेकिन फिर भी हम कंफर्म करते हैं, A के बाद कह रहे हैं ये C, तो देख लेते हैं कि C क्या फिट बैठ रहा है। The old want to prolong their hold on authority। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसी की और डिटेल को बताया जा रहा है। ठीक, कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपनी अथॉरिटी पर अपनी होल्ड रखना चाहते हैं, जबकि जो यंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ए के बाद सी एकदम फिट बैठ रहा है कि एक्सप्रेशन जो है राइवलरी की ओल्ड और यंग के बीच में है, और उसी चीज़ को ये सेंटेंस जो सी है ये और बता रहा है कि ओल्ड क्या करना चाह रहे हैं, अथॉरिटी पर अपनी होल्ड बना के रखना चाहते हैं, जबकि यंग लोग जो है वो अति उत्साहित होते हैं उसे ग्रैब करने के लिए। तो ए के बाद सी भी बिल्कुल सही लग रहा है, और उसके बाद हमारा बचा लास्ट बी। ठीक, बी क्या कह रहा है, द ओल्ड डिक्लेयर द यंगर लॉट टू बी एरोगेंट फूल। अब यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं ओल्ड यंगर लॉट को कि वो अहंकारी मूर्ख होते हैं, और जबकि यंग ये डिक्लेयर कर रहे हैं वो ओल्डर पीपल जो है वो सनकी होते हैं और मतलब उत्साह नहीं होता उनके अंदर, फीके होते हैं, ऊर्जा नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक है। और लास्ट हमारा कंक्लूड कर रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, तो ए के बाद सी के बाद बी और डी, यानी कि मेरे हिसाब से सेकेंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, ACDD। ठीक है ना, आप अपना PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट में अपना बेस्ट ही दे सकते हैं कि आपके बेस्ट जो आपकी समझ है उसके अनुसार क्या सही है। मेरी समझ के अनुसार ACBD जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने ये 20 क्वेश्चन करे, और आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन करके आपने कुछ ना कुछ, आज हमने 10 क्वेश्चन किए, टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। इसमें लेसन 1 था हमारा, क्लास 1 था, उसमें हमने 10 क्वेश्चन किए थे, और आज ये हमारा क्लास 2 है, इसमें भी हमने 10 क्वेश्चन किए। पहले जो 10 क्वेश्चन थे वो हमने SSC CGL से किए थे, और आज के जो 10 क्वेश्चन है वो हमने यहाँ से शुरुआत करी SSC स्टेनो की 2 शिफ्ट में, जो क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज हमारे इस क्लास से आपने
किस तरीके से हम लोगों ने ये सॉल्व किया, इससे आपने सीखा होगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी जब आप इन क्वेश्चंस को और सॉल्व करें, जैसे आपके पास कोई बुक है प्रीवियस ईयर की, या आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो उसमें आप PQRS के 20-30 क्वेश्चन आप लगा दीजिए। अगर आपने लेसन 1 पढ़ लिया, फिर लेसन 2, टोटल 20 क्वेश्चन देख लिया, आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ सर ने ये बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा फोकस आपको मेन आइडिया पे करना है। उसके बाद सर देखते हैं कि अच्छा ये वाला जो सेंटेंस है ये कंक्लूड कर रहा है, ये पर्टिकुलर सेंटेंस इसके बाद आना चाहिए, इन ऑप्शंस में ये तो एलिमिनेट हो गए। अब आपको क्या करना है, 30, 40, 50 क्वेश्चन इसके लगा डालिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हो उस क्वेश्चन को आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, उसकी फोटो खींच के कर दीजिए, उसको DM कर दीजिए, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, ठीक है। जैसे भी आप चाहते हैं उसको मेरे तक पहुंचा दीजिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है उसको अपने समझ से सही आपको बताना, ठीक है। चलिए, आज मुझे ये क्लास रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा टाइम लग गया, आज मैं दिन में बिजी था, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज के PQRS और सेंटेंस अरेंजमेंट की क्लास से आपको काफ़ी मदद पहुंची होगी। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ बने रहे।